हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज की वीडियो रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम, ठीक है। तो ज्यादा चकचक ना करते हुए हम डायरेक्टली देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ओके, सो इस क्वेश्चन में, इस रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में हमको बनाना है रिएक्ट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, अपने खुद का रिएक्ट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हो कि अगर आपको ये आता है तो उसके अंदर आपको बेसिक्स आती है रिएक्ट की, आपको समझ है रिएक्ट की, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एस ए एम फॉर एग्जाम्पल में लिखा तो इसमें वो क्या दिया, एक डेटा दिया। अब मैं उसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे को सैमसंग गैलेक्सी बुक का डेटा नीचे दे देगा। दिस इज द टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन और दिस इज द ब्रांड और एक इमेज। अब सपोज मैंने आई क्लिक किया तो जिसमें भी आई कंटेन है उसमें मेरे को सब कुछ दे दिया। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्फिनिक्स वो क्लिक कर दिया तो उसका मेरे को उसने डेटा दे दिया। तो हमको यही चीज इम्प्लीमेंट करनी है, हम इसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने कोडिंग पे, ठीक है। और एक और चीज, ये रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर आप नए हो मेरे चैनल में, इसकी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या इस आई आइकन से आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। 100 जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज की भी प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। चलिए अब करते हैं कोड। तो चलो तो चलो क्रिएट करते हैं हम ये रिएक्ट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप किए और हल्का फुल्का छोटू छोटू सा आप ये कह लो सीएसएस लगाइए। सो मैं दिखा देती हूँ। हमने क्या किया, हमने एक ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट बनाया है, ठीक। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, डेटा कंपोनेंट बनाया। दिस डेटा कंपोनेंट डजंट कंटेन एनीथिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विथ रिएक्ट ऑटो कंप्लीट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और थोड़ी सी सीएसएस लगाइए उसमें, एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, हल्की फुल्की सीएसएस है, ठीक है। और एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट बनाया है जो कि एम्प्टी है। अब मैंने एक जगह स्टेप्स लिखे हैं और हमको यही स्टेप्स फॉलो करते करते मेरी पूरी ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट पूरा प्रॉपर, जो पूरा ऑटो कंप्लीट की फंक्शनलिटी पूरी प्रॉपर बन जाएगी। हम कोशिश करेंगे ये चीज 30 मिनट्स में पूरी करने की, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में हमको इतना ही टाइम मिलता है। तो स्टेप वन क्या है, ऐप डॉट जेएस में, दैट इज पेरेंट कंपोनेंट में, एक डेटा एपीआई से फेच करो। और वो एपीआई क्या है, एक डमी एपीआई है जिसमें हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को फेच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट में क्या क्या है तो दिखाया था। ये डमी जेसन ये एपीआई है प्रोडक्ट्स वाली। तो ये है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आईडी टाइटल सब कुछ है। अब हमको सब कुछ नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एपीआई कॉल करेंगे और जो डेटा हम स्टोर कराएंगे अपने पास वो होगा आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड और एक इमेज, ठीक। इतने डेटा स्टोर करेंगे क्योंकि हमको उसको डिस्प्ले भी कराना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो चलो अपनी एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या था जो हमने पढ़ा था, फेच डेटा फ्रॉम एपीआई एंड पास इट टू ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट क्रिएट करके। तो हमने ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम सबसे इजी स्टेप कर लेते हैं, ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को यहाँ पे कोड करने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसको कॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे वो H1 डाल देती हूँ, लेकिन मेरे को देखना है कि आ रहा है कि नहीं। चलो अपने रिएक्ट ऐप पे डालते डीडी, मतलब मेरा ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट लोड हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपनी एपीआई कॉल करूँ। चलो भाई एपीआई कॉल करते हैं ऐप डॉट जेएस विच इज पेरेंट कंपोनेंट। उसको मैं किस में करूंगी, यूज इफेक्ट में करूंगी। और उसको सिर्फ कितनी बार करना है, एक बार करना है इस एपीआई को कॉल। एक बार यूज इफेक्ट को जाने के लिए जब ये कंपोनेंट माउंट हो, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट लगा दी, ठीक। बेसिक फीचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट, सॉरी बेसिक फीचर ऑफ रिएक्ट, ठीक। अब यहाँ पे मेरी एपीआई कॉल, भाई एपीआई कॉल को कॉपी तो कर लो। ये है एपीआई कॉल, ठीक। डमी प्रोडक्ट्स, अब क्योंकि मैंने फेच यूज किया है तो यहाँ पे देन फॉन्ट्स उसने मैं जैसे मैं कन्वर्ट करूँ, ठीक है।
अब उसके बाद फिर डॉट देन, अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, भाई देख लूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी सेट करूँ। ठीक है, और हमेशा ये करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए अपने कोड के साथ। तो जस्ट ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। अब फॉर्मेट करते रखो डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं, हम अपने रिएक्ट ऐप में जाते हैं, अपने कंसोल में जाते हैं, और ये देखो आप, मेरे को दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट जिस प्रोडक्ट 30 प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि लिमिट 30 लगी, 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये अब आगे मेरे पास प्रोडक्ट, अब मेरे पास सब कुछ आया है, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्टोर से कुछ चीजें करानी है, और उसको कहाँ भेजना है, पास टू ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक कॉन्स डेटा, प्रोडक्ट डेटा, बस प्रोडक्ट्स का डेटा है, राइट। आपके नेम थोड़े रीडेबल होने चाहिए कि दूसरे लोग को समझ में आए। इट्स अ गुड वे ऑफ राइटिंग कोड। डेटा, अच्छा डेवलपर बनना है तो सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए। एम्प्टी, अब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ये सेट, अब मैंने कंसोल किया था, मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, क्या सेट कर रही हूँ, जो मेरे रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे प्रोडक्ट्स था, राइट, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। आई प्रेफर कॉपिंग दीज थिंग्स, क्योंकि मैं ऐसे कुछ एरर हो जाती है, तो फिर उसको डीबग करने में मेरे को फालतू में टेक्स्ट वाली चीज को पसंद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी, टाइटल, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांड, ब्रांड, फिर इसको कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ही था ना, फिर से आई टोल्ड यू आई लाइक कॉपिंग थिंग, डिस्क्रिप्शन की गलती से गलती हो, ये ली डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ब्रांड आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, और इमेजेस इज अ एरे। ये देखो, इमेजेस अ एरे, मेरे को एक ही इमेज चाहिए, तो मैं इसको 0 लिख दूँ। ठीक है, उसमें कोई इतनी चीज चाहिए, मैंने इस प्रोडक्ट डेटा को सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट डेटा को कहाँ पास कर दूंगी, जो मैंने स्टेप 1 में कहा था, पास टू ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैंने इसको ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में पास कर दिया, और बधाई हो, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 2 में। हाँ, मैंने क्या किया, क्रिएट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, जो मैं ऑब्वियसली क्रिएट कर चुकी हूँ, और हम उसमें डेटा भी पास कर चुके हैं, वो स्टेप में भी था। अब दूसरा है ऐड इनपुट फील्ड टू इट, तो चलो अब इनपुट फील्ड ऐड करते हैं अपने ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। ठीक, तो जो प्रोजेक्ट हमने पास किया था, वो यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चर तो कर लें, जब भी हमको यूज करना हो वहाँ स्टेप में आ ही जाएगा। ये प्रोडक्ट डेटा है, तो मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक, अभी इसने कहा कि भाई एक इनपुट कंपोनेंट बना दो, इसको मेन में रखा, मैंने कुछ सीएसएस लगाई है मेन में, बस इसकी वजह से आप डिव में रख सकते हो, किसी चीज में आप एक कंटेनर बना सकते हो, एनीथिंग। सीएसएस इज डिपेंड्स अपॉन यू, फंक्शनैलिटी में बता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना था, इनपुट। अब इनपुट क्या होगा, टाइप टेक्स्ट, मैं एक प्लेस होल्डर डाल दी हूँ, मैं लिखी हूँ सर्च प्रोडक्ट। अब मैंने बना दिया एक इनपुट। अब हम चेक कर लेते हैं, मेरा एक सर्च प्रोडक्ट का ये इनपुट बन गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इन इनपुट फील्ड एट चेंज हैंडलर एंड वैल्यू, तो जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ तो चेंज हैंडलर से ऑन चेंज से चले, बेसिकली ऑन चेंज हमको लगाना है अपने इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, तो हम कैसे लगाते हैं, हमने एक कॉन्स्ट था, हमने सर्च वैल्यू सेट, सर्च SEARCH, माय बैड, ये सर्च वैल्यू, ये सर्च वैल्यू, अब
डेट, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी होगी, ये सर्च वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए अब ये वैल्यू क्या आएगी, अब ये देखो आप चल नहीं रहा क्योंकि हम इसमें ऑन चेन नहीं कर रहे, हमने इसको कंट्रोल कंपोनेंट दिया बेसिक। अगर आपको चेक करना है कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है तो आप नेट से चेक करना, होमवर्क है आपको। अब मैंने क्या किया, एक ऑन चेन हैंडलर लगाया, ऑन चेंज हैंडलर इज इक्वल टू, ये ऑन चेन हैंडलर में मैं इवेंट पास कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेट करेगा, हम लोग सब करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इस ऑन चेन में मैंने इस चेंज हैंडलर को लगा दिया, तो मेरा स्टेप 2 देखो ऑन चेन हैंडलर भी लग गया, पहले भी है पहले भी है, तो सर्च वैल्यू में मेरा डेटा आ रहा है, वो भाई साहब स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ, कंग्रेचुलेशन। अब क्या करना है, अब स्टेप 3 पे चलते हैं, क्रिएट अ रिजल्ट कंटेनर। चलो ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं तो मैं एक रिजल्ट कंटेनर बना देती हूँ। मैंने न्यू फाइल बनाई, रिजल्ट एंड कंटेनर, यस और एक्चुअली रिजल्ट कंटेनर बना दिया, ठीक है। और उसने क्या कहा, on typing in input text box we need to filter the data and display in the result component as a drop down, ओके। तो स्टेप 3 में क्या कह रहा है, मेन सपोज अब मैंने यहाँ पे आई एस टाइप किया, ठीक, IPHONE टाइप किया, ठीक। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, तो मेरे को क्या होना चाहिए, जो मेरे पास ये डेटा था प्रोडक्ट डेटा से, वो उसको फिल्टर करे, यही कह रहा है फिल्टर डेटा, नी टू फिल्टर डेटा। मैंने फिल्टर कर लिया डेटा, डेटा को फिल्टर करने के बाद मेरे को उसको कहाँ दिखाना है, मेरे को उसको इस ये जो मेरे एक रिजल्ट कंटेनर जो मैंने अभी बनाया है उसमें दिखाना है, ठीक है। अब रिजल्ट कंटेनर इसका मतलब है कि मेरा ड्रॉप डाउन जो भी सर्च जो मैं कर रही हूँ वो डेटा होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक सर्च हैंडलर लगाना है, तो चलो एक सर्च हैंडलर लगाते हैं, ARCH हैंडलर, सर्च हैंडलर। अब इस सर्च हैंडलर में मैं ये सर्च वैल्यू भेज रही हूँ, जो वैल्यू मेरे को सर्च करनी है, ARCH वैल्यू, ये वैल्यू मेरे को सर्च करनी है। अब इस सर्च वैल्यू को मेरे को यहाँ पे फिल्टर करना है, अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में आ क्या रहा है ये देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग टारगेट वैल्यू, जो ऑब्वियसली जो भी डेटा हम टाइप करें वही आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब हम अभी यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, क्या चीज अज्यूम कर रहे हैं, कि जो वो सर्च कर रहा है वो बेसिकली एक टाइटल ही है, तो हम टाइटल को ही लेंगे कंसिडरेशन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटा डॉट फिल्टर, अगर प्रोडक्ट डेटा है की लेंथ है, बहुत जरूरी है नल एक्सेप्शन लगाना, क्योंकि उसी में हमारा कोड पड़ता है, तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है नल एक्सेप्शन। प्रोडक्ट डेटा है एंड प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ है, ठीक है, तभी फिल्टर चले। अब फिल्टर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेटा डॉट, मैं फिल्टर कर रही हूँ, मैं क्या फिल्टर, मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आया, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का टाइटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड करते हैं मेरी सर्च वैल्यू है। कोई भी पीएच है, आईएच है, आईएच उसमें आता है कि नहीं, अगर इंक्लूड करता है भाई रिटर्न कर दो, फिल्टर कर दो। ठीक है, वो लेट सर्च एरे इज इक्वल टू एम्प्टी है। यहाँ पे ये एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सर्च स्पेसिंग की गलत कर रही हूँ बार बार। जो योर कोडिंग, बी इन लव विद कोडिंग। ठीक है, अब ये सर्च हैंडलर को हम कहाँ पास करें? मैं सेट कर, पहले कर दो बाद में। हम फिर से हम सर्च की एक तो मेरे पास एक सर्च एरे आ रहा है, उसमें मेरे पास सर्च डेटा आ रहा है। अब सपोज मैंने आई पी एच ये किया, मेरे पास यहाँ पे दो डेटा आ रहा है। आईफोन में दो चीजें आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कोई केस सेंसिटिव नहीं लगा रही। अब सपोज मैं ऐसे पी देती हूँ तो यहाँ पे एम्प्टी आता है, क्योंकि मैंने कोई केस सेंसिटिव नहीं लगाया। ये सिर्फ सिंपल कर रहा है कि हमने सर्च किया, पर सर्च एरे आया, तो उसने यही कहा ऑन टाइपिंग इनपुट बॉक्स वी नीड टू फिल्टर डेटा। तो हमने ये फिल्टर डेटा कर लिया, बढ़िया, हमने ये कर लिया। अब हमने रिजल्ट कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब हमको रिजल्ट कंटेनर में जो हमें वैल्यूज आ रही है, ये दोनों वैल्यूज, ठीक है, उसका टाइटल बेसिकली एक ड्रॉप डाउन में दिखाना है, एक ड्रॉप डाउन की तरह दिखाना है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज पास करनी पड़ेगी कहाँ पे? अब ये क्या है? ये एक तरीके से फिल्टर्ड आ रहे हैं। तो फिल्टर्ड एरे सेट में गई, फिल्टर्ड एरे किया। ठीक है, और ये फिल्टर्ड एरे स्टार्टिंग में एम्प्टी है। अब ये सर्च एरे जो भी है मेरा, उसको मैंने फिल्टर में, सर्च एरे में लगा दिया। ठीक है, ये फिल्टर्ड एरे मेरे को कहाँ पास करना होगा? मेरे एक रिजल्ट कंटेनर में जो मैंने बेसिकली बनाया है। मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगी? ये अगर फिल्टर्ड एरे डॉट लेंथ है तभी मेरा कंपोनेंट चलेगा, फालतू में वो कंपोनेंट क्यों ही चलेगा? ठीक है, तो फिल्टर्ड कंपोनेंट डॉट लेंथ है, वो इज एम्प्टी। तो अब मेरा ये हम्म, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट कंटेनर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट कंटेनर कॉल किया, जिसमें मैं क्या करूँ? एग्जैक्टली फिल्टर्ड एरे को पास करूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले कराना है। मतलब अभी स्टेप ही तो बहुत लंबा है। हाँ यार, कुछ तो लंबा हो गई ना, ये इजी कोड थोड़ी ना हो जाता है टक 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 टक। इसको डिस्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब और यहाँ पे हमने क्या किया? बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक डिव ले रहे हैं, और जो मेरा फिल्टर्ड एरे है, फिल्टर्ड एरे अगर है तब फिल्टर्ड एरे मैप में ईएलई, ईएलई में हम क्या दिखाएंगे? एलआई में दिखाएंगे। ठीक है, एलआई में हम दिखाएंगे ईएलई डॉट बस टाइटल दिखाएंगे। एज डिस्कस हम टाइटल लिखेंगे, ये पूरा
यूएल में, यूएल के अंदर एलआई। अब ये होना चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर, हम की देंगे ईएलई डॉट आईडी, रिजल्ट कंटेनर। देखते हैं क्या आई टाइप किया, ये देखो आप, ये सारा आ गया आई, जो भी आई कंटेन कर, आई एच ओ, आईफोन आ गया। तो ये स्टेप बेसिकली कंप्लीट हो गया है। जिस हमने एक रिजल्ट कंटेनर क्रिएट किया, जब हमने इनपुट में on typing in input text box we need to filter data। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेटा को फिल्टर कर लिया। यहाँ पे सेट फिल्टर डेटा, यहाँ पे जब मैंने यहाँ को सर्च किया, मैंने सेट सर्च हैंडलर चलाया। अब इस सर्च हैंडलर मैंने फिल्टर कर लिया पूरे डेटा को, और मेरे को फिल्टर डेटा मिल गया, जो मैंने कहाँ पास कर दिया, रिजल्ट कंटेनर में। और उसने मेरे को इस द रिजल्ट कंटेनर कंपोनेंट एज ड्रॉप डाउन की तरह दे दिया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल गई। अब मेरे को इसमें कुछ सीएसएस लगानी है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस रिजल्ट कंटेनर को, क्योंकि इस पूरे की वे 60% है, परसेंटेज दी के बराबर की, ठीक है, मैंने एक बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, रेड दे दिया बेसिकली, डार्क रेड था, इंडियन रेड दे दिया। ठीक है, अब ये रिजल्ट कंटेनर ने इस ऑटो कंप्लीट रिजल्ट कंटेनर की सीएसएस भी बना सकती हूँ मैं, बट मेरा कंसर्न अभी यहाँ पे सीएसएस का नहीं है। मैं ऑटो कंप्लीट में मैं ये रिजल्ट कंटेनर की सीएसएस डाल देती हूँ, और ये विथ मैंने डाल दी। फिर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगी टॉप और हर जगह से। तो पैडिंग में भी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो टॉप से मैं 2 पिक्सल दूंगी टॉप और बॉटम में, और 4 पिक्सल या 3 पिक्सल दूंगी, और 4 पिक्सल चेक कर लेता हूँ, चीज तो चेक करने वाली। मैंने इसमें दे दिया, ये देख रहा हूँ, तो मैं इसमें और बढ़ाऊँ, ये 7 पिक्सल जाएगा, इट्स लुकिंग गुड। 7, तो मैं पूरे में ही 7 पिक्सल दे सकती हूँ, इट्स फाइन। अब मैं आईफोन देख रही हूँ, आई मेरे पास ये ऐसे आ रहा है, बट एक और चीज देख रहा, आई पी एच, आई पी, मतलब ये बहुत एक, मतलब एक एनिमेशन होना चाहिए इसमें, ऐसे स्लाइड करके आना चाहिए। तो मैं इसमें एक एनिमेशन लगा दूंगी, एनिमेट, स्लाइड इन करके मेरे पास एक है, तो मैं इस स्लाइडिंग को लगा दूंगी, कैसा आता है। हाँ, ये अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ठीक, समटाइम्स ओके टू वेस्ट टाइम। एकदम सही आ रहा है। अब इसमें एक और चीज, ठीक है, कि जब ये एम्प्टी हो तो भाई मेरे को कोई ना दिखाई दे, जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक, तो मैंने ये एनिमेशन तो लगा लिया, अब मेरे को उस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरा जो चेंज हैंडलर चल रहा है, अब ये सर्च हैंडल है। ठीक है, अब अगर सर्च वैल्यू एंड सर्च वैल्यू अगर है, तभी अंदर जाने तो ना जाए। अब क्या होगा, आई है, पी है, चार है, जब नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, तो इट इज ओके। अब यार एक और चीज जो मेरे को इसमें बहुत इरिटेटिंग लग रही है, कि मैं लिखा तो कुछ नहीं आया, जब मैं पी कैपिटल लिखा तो आया, तो ना, मतलब ये कैमल
ये कहते हैं केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इजी सा बस कुछ नहीं करूंगी, ज्यादा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगाऊंगी, टू लोअर केस लगा दूँ, मेरी हमेशा वैल्यू लोअर केस में चेंज हो जाए। ये प्रोडक्ट डॉट वैल्यू डॉट लोअर केस में चेंज हो जाए, उसके बाद वो चेक करे कि भाई हमेशा ही वो चेक कर सके, ठीक है। तो अब चेक करता है, आई पी कैपिटल में नहीं आया, पी एच ओ, देखो आई पी एच ओ एन, ये आ रहा है। मैं स्मॉल भी लिख रही हूँ तो भी आ रहा है। अब सैमसंग का भी चेक कर लेते हैं, Samsung आ गया, ठीक। मैंने लोअर केस लगा के ये केस सेंसिटिव वाली इशू सॉल्व कर दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है। अब स्टेप 4 है, on selecting the text from the search list it should be selected in the input button, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं इसको सैमसंग यूनिवर्स 9 को एक तो सेलेक्ट कर सकूं, तो मैं सेलेक्ट करके ये मेरे को यहाँ पे इनपुट में मेरा टाइप हो जाए, ठीक है। तो यार ये तो काफी इजी है, सोच के देखना आप। ये लिस्ट है, ठीक। अब इस लिस्ट में एक तो पहले मैं इस लिस्ट कंटेनर पे जाऊंगी, रिजल्ट कंटेनर पे, और इसकी एलाई में कर्सर लगा दूंगी जो कि होगा पॉइंटर, और इसके होवर पे एक कोई चेंज कर दूंगी, मे बी बैकग्राउंड, होवर पे बैकग्राउंड दे दूंगी, कर सकते हो यही इंडियन रेड, कलर वाइट। हम ये देखते हैं, ये देखो, ठीक, ये ऐसे आ रहा है, बढ़िया। कोई थोड़ी सी ऐसे दो दो और करेंगे, इट डजंट मैटर। तो अब ये जब मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्लिक होके आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्लिक पे कुछ होना चाहिए, क्लिक पे क्या होना चाहिए, मेरा ये सर्च वैल्यू की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो यहीं पे क्लिक हैंडलर बना, कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर बना है, जो मेरी वहां से वैल्यू आएगी, सेलेक्टेड वैल्यू, वो मेरे इस सेट सर्च में सेट हो जाएगी, ठीक है। और ये सिलेक्टेड वैल सेट हो जाएगी, और क्या होगा, ये मेरा फिल्टर्ड एरे भी एम्प्टी हो जाएगा, फिर तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है फिल्टर्ड एरे, ठीक है। फिल्टर्ड एरे को मैं एम्प्टी कर दूंगी। ये क्लिक हैंडलर को मैं क्या करूँगी, मैं क्लिक हैंडलर को अपने रिजल्ट कंटेनर में पास कर दूँ। चलो इसमें चलते हैं, जहाँ डी स्ट्रक्चर किया है वहाँ पे मैंने क्लिक हैंडलर भी रखा, और ऑन क्लिक में ये क्लिक हैंडलर पे, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली मेरे को वैल्यू पास करनी, मेरे को क्या वैल्यू पास करनी, ये ईएलई डॉट टाइटल, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो अब हम चेक कर लेते हैं। तो हमने रिफ्रेश किया, अब हमने यहाँ पे लिखा आई और 9 आया, ओके सेलेक्टेड है। अब मैंने सैमसंग लिखा, सैमसंग गैलेक्सी बुक आ गया, ओके सेलेक्टेड। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखूँ मैं, आई ये ट्री ऑयल लिखा, सिलेक्ट किया, ये आ गया, ठीक है। ओ भाई साहब, स्टेप 4 ऑल्सो कम्प्लीट। स्टेप 5, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 5 में हमको क्या करना है, डिस्प्ले कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसका डेटा हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ट्री ऑयल हमने सिलेक्ट किया, तो ट्री ऑयल का जो भी डेटा है, जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, ब्रांड ऐड किया था, इमेजेस ऐड किया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये करना है, ये हमारा आखिरी काम होगा शायद। तो चलो भाई, ये बोल रहा है तो हमें बना ही देते हैं, इस component dot js, और F3
अब यहाँ पे मेरे को डेटा डिस्प्ले करना है, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सर्च वैल्यू में तो मेरे पास वैल्यू है, दैट इज टाइटल। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, ये जो रिजल्ट कंटेनर है मेरा, उसके ऑन क्लिक पे मैं पूरा ईएलई भेजू। भेज दिया मैंने यहाँ पे ईएलई। दिस इज अ लॉजिक दैट इज कमिंग इनटू माय माइंड। आपकी लॉजिक में भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, डजंट मैटर्स। ठीक है, अब सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टाइटल तो हम कर ही रहे हैं, और एक कॉन्स्ट ये करते सर्च वैल्यू ऑब्जेक्ट, सर्च प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जो प्रोडक्ट है ये उसका ऑब्जेक्ट है, सर्च प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट को सेट करेंगे, और इस एम्प्टी हमेशा। अब जहाँ पे हम क्लिक हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट डाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ सेंड कर सकती हूँ? अपने मित्र को, विच इज डिस्प्ले कंपोनेंट डॉट जेएस। ऑब्वियसली कंडीशन तो लगेगी भाई, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू दिस डॉट लेंथ। अगर है तभी वो, अगर है तभी वो मेरा वो कंपोनेंट डिस्प्ले है। हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं क्या भेज, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये प्रोडक्ट और डिस्प्ले कंपोनेंट में गया, यहाँ पे मैंने रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पे, सपोज अभी के लिए मैं डाल रही हूँ प्रोडक्ट एक डॉट टाइटल। ये चल रही है कि नहीं, बस ये देखना है। फ्रेश किया जाए, आईफोन, हाँ यार सबका प्रेम है, आईफोन ही टाइप करें, आईफोन 9 टाइटल लिख के आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें क्लास नेम लेना है। अब मेरे को क्या क्या चीज, सिंपल यार, मैं अभी के लिए तो सिंपल ही रख रही हूँ। ठीक है, अगर हम कोई भी सीएसएस करनी है वो तो अपने आप भी कर सकते हैं। आई एम कीपिंग इट वेरी बेसिक्स। तो लेकर अंदर दिस, which I'll give h1 as a project for title, उसका ब्रांड, एक पैराग्राफ में I'll give just a description, और उसके बाद फिर एक इमेज है, src is equal to इमेज। ये ब्रांड की जगह मैं ऐप डॉट यूज किया था। देयर इज नो सीएसएस इनटू इट। हम चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, टाइटल आ गया, ब्रांड आ गया, एप्पल का डिस्क्रिप्शन आ गया, और आईफोन आ गया। ठीक है, अब हम इसमें सपोज सैमसंग हमने टाइप किया, तो ये सैमसंग का आ गया। ठीक, तो
इसको आप एक कार्ड की तरह डिस्प्ले कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कार्ड की तरह खेल सकते हो। एक कार्ड आपने खोला, ठीक है? उसके अंदर आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन है, फिर सैमसंग है, सो इट डिपेंड्स। तो सीएसए आपके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनैलिटी इज़ दिस। चलो 5 स्टेप्स तो अब कंप्लीट हो गए। ये 5 स्टेप्स तो बेसिक स्टेप्स हैं कि हम कैसे एक रिएक्ट ऑटो कंप्लीट बना सकते हैं। 30 मिनट्स से पहले ही हमने 25 मिनट्स में हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? ये पूरा बेसिक है। अगर आप चाहो तो स्टेप 6 स्किप कर सकते हो। इट इज़ जस्ट थोड़ा एनहांसमेंट हमारी इस क्या कहते हैं ये रिएक्ट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में। तो अब ये तो सिंपल हो गया। अब इसके बाद इंटरव्यूअर इस चीज़ से आपको समझेगा कि आपको आ चुका है, बट ठीक है, अगर इंटरव्यूअर कहता है कि यार मेरे को इस उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, तो आप क्या चीज़ लगा सकते हो? तब हम उसमें उनसे बोलेंगे कि भाई हम अभी इसमें हम एक यूज़ कॉल बैक लगा सकते हो और डिबाउंसिंग लगा सकते हैं, ठीक है? अगर डिबाउंसिंग को आपको डीप में समझना है, तो मैंने इसको ऑलरेडी समझाया है अपने अपने जावास्क्रिप्ट के वीडियो में, और उसका आई आइकन ये है, तो आप उसको जाके समझ सकते हो एंड आप इजी समझोगे कि मैंने उसमें डीपली समझाया है, ठीक है? यहाँ पे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी बस। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिबाउंसिंग। अब मैं यहाँ पे आई सपोज मेरे इस पे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जब मैंने एस टाइप किया, ए टाइप किया, एम टाइप किया, हर टाइम पे, हर एक की स्ट्रोक पे मेरा ये फ़िल्टर एरे, ये जो ये ड्रॉप डाउन है, ये चेंज हो रहा है, हर एक की स्ट्रोक पे, ठीक है? मतलब जब इस क्लिक हैंडलर ये सॉरी इस चेंज हैंडलर पे जब मैंने अपनी एक की स्ट्रोक में वैल्यू चेंज की, ये इनपुट में जब मैंने वैल्यू चेंज की, तो इसने क्या किया, जैसे ही ये की स्ट्रोक में मैंने आई लिखा, उसने इमीडिएटली सर्च हैंडलर चलाया। अब सर्च हैंडलर उसने चलाया, फिर उसने लूप करके डेटा निकाला, फिर फ़िल्टर्ड एरे में डेटा चेंज किया और वो फ़िल्टर्ड एरे को यहाँ पे पास किया, तो मेरा चाइल्ड प्री रेंडर हुआ, ठीक है? हर एक की स्ट्रोक पे फिर मैंने पी लिखा, फिर से उसने यही पूरा सर्च हैंडलर चलाया, काम किया और फिर से फ़िल्टर्ड एरे को चेंज किया, फिर मैंने ओ लिखा, फिर उसने वही किया। तो क्या हर एक की स्ट्रोक पे सर्च हैंडलर को कॉल करने की ज़रूरत है? नहीं। जब मैं आईफ़ोन लिख लूँ या मैं कुछ मिलीसेकंड्स रुक जाऊँ, जब एक यूज़र रुक जाए, तब मेरे को ज़रूरत है कि मैं सर्च हैंडलर पे जाऊँ, ये लूप चलाऊँ और ये आपका फ़िल्टर डेटा को सेट कर दूँ और फिर मेरा ये रिज़ल्ट कंटेनर रेंडर हो, ठीक है? हर एक कीस्ट्रोक में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो कंप्लीट कर लेगा लिखना, तभी मेरे को पता है कि वो क्या सर्च करना चाहता है और तभी मैं उसमें सर्च कर रहा हूँ। मैं हर कीस्ट्रोक में क्यों सर्च कर रहा हूँ? तो इसके लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए, मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिबाउंसिंग, ठीक है? अब डिबाउंसिंग क्या करता है? इसी चीज़ को प्रिवेंट करता है कि हर एक की स्ट्रोक में पे कॉल ना हो। जब मैं कुछ मिलीसेकंड्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, जो भी आप चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहो भाई 2 सेकंड जब वो यूज़र रुक जाए, उसके बाद ही मेरी ये सर्च हैंडलर चले और मेरे को डेटा है, ठीक है? 1 सेकंड या 2 सेकंड। तो उसके बाद ही डिबाउंसिंग हेल्प करता है कि भाई उसके बाद ही इस आईफ़ोन को तुम IPHON ये टाइप करो, तब तक कोई सर्च हैंडलर नहीं चलेगा। जब तुम टाइपिंग बंद करोगे कुछ मिलीसेकंड के लिए, सेकंड के लिए, जो भी तुमने मेरे को टाइम इंटरवल दिया है, उसके बाद ही मैं तुम्हारा सर्च हैंडलर चलाऊँगा, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिबाउंस करके एक फंक्शन लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुकी हूँ इसका, मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। ये डिबाउंस फंक्शन में हम अपना सर्च हैंडलर पास करेंगे और हम एक टाइम आउट पास करेंगे, मतलब वो डिले पास करेंगे। वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 300 मिलीसेकंड भी हो सकते हैं, 400 मिलीसेकंड भी हो सकते हैं, वो हम पास करेंगे, ठीक है? अब ये फंक्शन मेरे को एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब इस फंक्शन में क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एक तो मैं टाइमर को कंसोल करा रही हूँ, फिर मैं क्लियर कर रही हूँ टाइमर को, ये वाले टाइमर को मैं क्लियर कर रही हूँ, ओके। और मैं एक सेट टाइम मोड चला रही हूँ। सेट टाइम मोड मैंने टाइमर इक्वल टू किया है। ये सेट टाइम मोड, जब भी हम सेट टाइम मोड चलाते हैं, वो हमको एक आईडी देता है, ठीक है? और वो इस आईडी को क्लियर कर रहा है। अभी देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगी, इस सर्च हैंडलर को मैं लिख दूँगी डिबाउंस सर्च हैंडलर, ठीक है? SEARCH। अब डिबाउंस सर्च हैंडलर में मैं डिबाउंस लगाऊँगी, डिबाउंस
जो मैंने आपसे कहा ये डिबाउंस मेरे को क्या करेगा, हाँ ये मेरे को एक फंक्शन रिटर्न करेगा, और मैंने यहाँ पे सपोज लगा दिया 2 सेकेंड, आपको दिखाने के लिए मैंने 2 सेकेंड, चलो मैं 3 सेकेंड लगा देती हूँ, 3 सेकेंड लगाया, ठीक है। अब मैं सर्च हैंडलर को ना कॉल करके मैं अपने डिबाउंड सर्च हैंडलर को कॉल करूँ। अब मैंने ये डिबाउंस लगाया तो इसने मेरे को क्या किया, ये फंक्शन रिटर्न किया। अब इस फंक्शन को अब मैं कॉल करूंगी, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब ये कर क्या रहा है देखना। जब मैंने आई टाइप किया, मैं तुरंत तुरंत टाइप कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आई टाइप किया, तो ये मेरे सर्च हैंडलर डिबाउंड सर्च हैंडलर पे गया, जो कि ये है अंदर वाला, ठीक है, क्योंकि यही रिटर्न किया। तो यहाँ पे एक टाइमर है, टाइमर तो अभी अभी कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये अनडिफाइंड आएगा। फिर उसने उस टाइमर को क्लियर किया और उसने एक सेट टाइम आउट चलाया कि भाई 2 सेकेंड बाद तुम्हारा ये सर्च हैंडलर चल जाए, ये सर्च हैंडलर चल जाए, ये ये सर्च हैंडलर 2 सेकेंड बाद चल जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर इमिडिएटली मैंने प्री टाइप किया, फिर से मेरा यहाँ पे आया, उसे यही चीज चेक की कि भाई टाइमर, हाँ अब टाइमर में एक वैल्यू है, याद रखना कि पहला एक सेट टाइम आउट चल चुका है और अभी वो 2 सेकेंड पूरे नहीं हुए, उसे इमिडिएटली किया। अब वो क्या करेगा, उसने पहले वाला क्लियर कर दिया और उसने सेट टाइम आउट फिर से चला दिया। उसने कहा 2 सेकेंड बाद भाई मेरा ये फंक्शन सर्च हैंडलर चला देना। अब ऐसे भी है कि ओ में भी एन में भी, अब तुमने क्या किया, ई टाइप करके तुम रुक गए, ठीक है। अब डिबाउंस सर्च हैंडलर आया, उसने पहले वाला क्लियर कर दिया और उसने अपना सेट टाइम आउट लगा दिया कि 2 सेकेंड में तुम चला दो। जैसे तुम रुके तो, और 2 सेकेंड हमने कुछ टाइप नहीं किया, तो उसने क्या किया, अपना सर्च हैंडलर चलाया और तब ये सर्च हैंडलर चला, और एक ही बार उसने रिजल्ट कंटेनर का डेटा दे दिया, ठीक है। बार बार उसने सर्च हैंडलर नहीं चलाया, उसने आफ्टर जो भी तुमने 3 सेकेंड दिए, तो वो आफ्टर 3 सेकेंड्स जब यूजर ने स्टॉप टाइप कर दिया, तो 3 सेकेंड जब यूजर रुक गया, तो उसके बाद वो सर्च हैंडलर चलाएगा, प्रोडक्ट डेटा को फिल्टर करेगा, जो भी उसको डेटा फिल्टर डेटा एरे देना है वो दे देगा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये है डिबाउंसिंग। तो देखते हैं, अब मैंने IPHONE, देखो हर की स्ट्रोक में नहीं चला, रुका और 3 सेकेंड बाद चला। बट ये क्या, अभी रीबाउंड सर्च तो 6 बार आया, रीबाउंड सर्च 6 बार आया, और ये टाइमर तो अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ का टाइमर तो आपने कहा था कि ये तो एक वैल्यू कंटेन करेगा, बट ये अनडिफाइंड आ रहा है। हाँ, अब ये है कैच। अब फिर से देखना क्या हो रहा है। अब मैंने IPH 3 स्ट्रोक किए, 3 बार टाइमर अनडिफाइंड है, 3 बार डिबाउंड सर्च चला, बट आफ्टर 3 सेकेंड्स, मतलब उसने 3 सेट टाइम आउट बनाए, बट क्योंकि टाइमर अनडिफाइंड है तो किसी को क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये टाइमर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, यहाँ आती है रिएक्ट का नाटक, ठीक है, जिसके लिए हम यूज करते हैं यूज कॉल बैक। अब जब मैंने चेंज हैंडलर किया, ठीक है, डिबाउंड सर्च हैंडलर तो एक है, और इसने सेट किया। सेट का मतलब क्या होता है, अपडेट करना, ठीक है। मतलब सेट क्या करेगा, मेरे इस कंपोनेंट को अपडेट करेगा और रीरेंडर करेगा। जैसे ही उसने कंपोनेंट को रीरेंडर किया, तो उसने क्लिक हैंडलर का नया रेफरेंस बनाया, वो हर एक फंक्शन जो उसके पास था उसका एक नया रेफरेंस बना लेता है। ऐसे ही उसने क्लिक हैंडलर का बनाया, उसने डिबाउंड सर्च हैंडलर का भी एक नया रेफरेंस बना लिया, मतलब एक नया फंक्शन बना लिया। पुराना फंक्शन जिसमें मेरे पास टाइमर था, उसको हटा के री रेंडर पे उसने एक नया फंक्शन बना लिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच हर टाइम जब ये डिबाउंड सर्च हैंडलर है, एक नया नया फंक्शन है। ये डिबाउंड सर्च हैंडलर इज अ न्यू फंक्शन ऑलवेज, नॉट द प्रीवियस वन। बिकॉज क्या, जैसे रिएक्ट चीजों को चलाती है, जैसी फिर से समझना, जैसे ही उसने सेट सर्च वैल्यू की, ठीक है, तो मेरा ये कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हुआ। जैसे ही री रेंडर हुआ, तो उसने जो सारे वो फंक्शंस देखता है, वो उसको फिर से क्रिएट करता है। उसने इस फंक्शन को किया, उसने ये हमारे डिबाउंड सर्च हैंडलर को भी फिर से क्रिएट कर दिया,
और यहाँ पे तो गलत हो गया क्योंकि उसने हमारे इस आउटर फंक्शन को जो फिर से क्रिएट कर दिया, तो मेरे पास भाई टाइमर तो रहा ही नहीं ना। इस इनर फंक्शन के पास टाइमर क्यों था? क्योंकि ये एक क्लोजर की तरह एक्ट कर रहा था इसके लिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब एक नया फंक्शन बन गया तो टाइमर तो अपना एक अलग अनडिफाइंड हो गया, जिसके कारण ये डीबाउंस सर्च हैंडलर जब हम 6 सेकेंड में 3 सेकेंड्स में वो अपना चल रहा है, तो टाइमर हमेशा अनडिफाइंड है, तो उसके अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कॉल बैक यूज करते हैं। अब आपको समझ में आएगा यूज कॉल बैक क्या करता है। फंक्शन के रेफरेंस को मेमोराइज कर लेता है, मतलब कि अब मैं यहाँ पे हूँ, ये ठीक है, यहाँ पे यूज कॉल बैक, यूज कॉल बैक मैंने लगाया। ठीक। अब मैं उसमें कोई डिपेंडेंसी, अभी वो डिपेंडेंसी होगी प्रोडक्ट डेटा, क्यों होगी आई डिस्कस विथ यू। सो ये प्रोडक्ट डेटा की डिपेंडेंसी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूज कॉल बैक लगा दिया, तो अब हुआ क्या है इससे, सबसे पहले बताती हूँ फिर दिखाती हूँ। जब मैंने यूज कॉल बैक लगाया, तो मैंने अपने रिएक्ट को बता दिया भाई, जब मेरी ये सेट सर्च से मेरी ये कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट अपडेट हो, तो भाई मेरा ये फंक्शन को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, एक नया रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेमोराइज कर लो अपने प्रीवियस वाला। और तभी इसका नया रेफरेंस बनाओ जब मेरा ये प्रोडक्ट डेटा क्या था? प्रोडक्ट डेटा इज नथिंग बट जो हम ऐप डॉट जेएस था मेरा, ये देखो ऐप डॉट जेएस में जो मेरी वैल्यू डेटा आ रहा है, दैट इज माई प्रोडक्ट डेटा। तो तभी मेरा एक नया फंक्शन बनाओ भाई, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट डेटा की जरूरत है फिल्टर करने के लिए, कि जब मेरा प्रोडक्ट डेटा चेंज हो, नहीं तो मेरा ये फंक्शन अपनी वैल्यू हमेशा रिटेन रखे। मेरी वैल्यू चेंज नहीं, मेरा ये फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शन तभी चेंज होना चाहिए जब मेरा प्रोडक्ट डेटा का कि जो प्रोडक्ट डेटा जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो, नहीं तो तभी मेरा एक नया रेफरेंस इस फंक्शन का क्रिएट हो, नहीं तो मेरे को हमेशा ओरिजिनल रेफरेंस। इससे क्या होगा मेरे पास? अब देखना क्या होगा, कंसोल को भी ध्यान से देखते रहना। ठीक है, मैंने IPH सेम चीज लिखी, अनडिफाइंड 1517 समझ में, और डिबाउंड सर्च एक बार चला। अब आपने नोटिस किया इस डिबाउंस ने मेरे को एक आउटर फंक्शन दिया। अब मैंने यूज कॉलबैक लगा दिया, वो मेरे पास आउटर फंक्शन सिक्योर हो गया। मेरे इस कंपोनेंट के अपडेट पे मेरा ये डिबाउंड सर्च हैंडलर फंक्शन दोबारा नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, ये पावर होती है यूज कॉल बैक की। असली एग्जाम्पल यूज कॉल बैक के ऐसे होते हैं। ठीक है, कि इसके वजह से जरूरी होता है आपको एक फंक्शन को मेमोराइज करना। आंसर है ये सब। ठीक है। अब एक और जगह यूज कॉल बैक यूज हो सकता है। अब देखो कहाँ पे। अब अब मैं यहाँ पे 6 सेकेंड करती हूँ, फिर आपको एक चीज नोटिस करना। ठीक है। अब 6 सेकेंड जब हुआ तो यहाँ पे सिर्फ सेट सर्च वैल्यू चल रहा है, यहाँ पे फिल्टर्ड एरे तो चेंज नहीं हो रहा। जब फिल्टर एरे चेंज नहीं हुआ तो आइडली ये चीज रेंडर नहीं करनी चाहिए, री रेंडर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा। ओ, आप कहो कि लवी आपने रिएक्ट डॉट मेमो नहीं लगाया इसकी वजह से, चलो पहले यूज इफेक्ट लगाते हैं और देखते हैं कि रेंडर हो रही है कि नहीं। आपने यूज मेमो नहीं लगाया लवी, तो री रेंडर होगी होगी कि आपने यूज मेमो नहीं लगाया। अच्छा, ओके, तो हम वो भी करके देख लेंगे। तभी हम कंसोल लॉग करके देखना चाहते हैं कि हमारा ये री रेंडर कर रहा है कि नहीं। क्या, चलो अब मैंने ये किया, मैंने IPH 6 सेकेंड, उसके बाद इसने री रेंडर किया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे O लिख रही हूँ, L लिख रही हूँ, E लिख रही हूँ, भाई ये तो चेंज नहीं हो रहा अभी। 8 9 लिख रही हूँ, ये तो 6 सेकंड में चेंज है, तो भी री रेंडर कर रहे हैं साथ। ठीक है। हाँ, आपने वो नहीं लगाया ना, रिएक्ट डॉट मेमो। क्या भाई, देते हैं रिएक्ट डॉट मेमो री रेंडरिंग को प्रिवेंट करता है कभी।
तो आप लगाओगे नहीं, तो चलेगा कैसे? ये भाई परेशान मत हो, गुस्सा मत हो, लगा देते हैं। अब चलाते हैं। IPHONE। क्या? नहीं चला, देखा नहीं चला? क्या? तो ये डेटा ही नहीं आया। अब फर्स्ट टाइम डेटा आया तो ये रीरेंडर किया, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम में खत्म हुआ। अब हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 78989। अभी ये बॉक्स बॉक्स अभी सर्च हैंडलर चला नहीं है, 6 सेकंड हुए नहीं थे, अब सर्च हैंडलर चला है। तो उसके पहले आप देख रहे हो ये सब रीरेंडर्स हो रहे हैं। मतलब अब मैं यहाँ पे 60 टाइप करी हूँ, मेरी हर की स्ट्रोक पे। अब जैसे आईफोन है, ठीक, 6 सेकंड रुकता है, ये डेटा देगा, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं। अब नोटिस करना, मेरे हर एक की स्ट्रोक पे ये रीरेंडर हो रहा है। क्या रीरेंडर हो रहा है? माय रिजल्ट कंटेनर। ये अब ऐसा हो क्यों रहा है? फिल्टर है तो चेंज नहीं हो रहा। बट जो मैंने अभी समझा है, हर एक, जब मैंने की स्ट्रोक की आई लिखा, पी लिखा, तो मेरा ये पेरेंट कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। जब मेरा पेरेंट कंपोनेंट अपडेट हो रहा है तो ये सारे फंक्शंस हंस का एक नया रेफरेंस क्रिएट करता है, और इस क्लिक हैंडलर में हमेशा एक नया रेफरेंस पास करता है। तो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को लगता है अरे भाई ये तो मेरा एक नया कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे यूज कॉल बैक करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे यूज कॉल बैक लगा दूँ, और ये मेरे को एक ही बार बनाना है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रही हूँ, नोटिस करो, मैं इसकी कोई भी आप ये कह सकते हो डिपेंडेंसीज नहीं है, दीज आर नथिंग बट डिपेंडेंसीज। यहाँ पे मैं डेटा पास कर रही हूँ और वो डेटा को सेट कर रहे हैं, तो कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, ठीक है। अब हम चलाते हैं। अब देखना मैजिक का यूज कॉल बैक। IPHONE। 6 सेकंड रुक के रीरेंडर हुआ, ठीक। अब 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 मैंने इसको खाली कर दिया, फर्स्ट टाइम तो हो गई। अब 7 8 9 10 देख लो, कोई रीरेंडर नहीं हो रहा। रेंडर कब होगा? कोई नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ then, ठीक है, मेरे को कुछ डेटा देगा। 6 सेकंड रीरेंडर हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ SUNG। नोटिस करना, कुछ रीरेंडर नहीं हुआ। जब 6 सेकंड कंप्लीट हुए, डिबाउंड सर्च चला, फिल्टर्ड एरे आया, तो कुछ डेटा आया, तब ये वाला मेरा रीरेंडर हुआ, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ यूज कॉल बैक, और ये इस टाइप से आपकी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है हमारा स्टेप 6। दिस इज आर स्टेप 6। यस। तो इसी बात पे भाई ये कंप्लीट होता है। अब आपको पता है, आपको जस्ट एज अ आपकी टीचर आई गिव यू एडवाइस कि आपको ऐसे कोई भी कंपोनेंट बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि भाई एक स्टॉप वॉच बनाओ। अगर आपको स्टॉप वॉच का देखना है तो आप ये आई आइकन है, आप देख सकते हो। आई एम जस्ट अभी गिविंग यू एग्जाम्पल। आपको स्टॉप वॉच बनाना, तो आप सोचो और स्टेप्स लिखो कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। जब आप अपने दिमाग के लॉजिक को ब्रेक करोगे स्टेप्स में, फिर आपको पता चलेगा कि हर एक स्टेप में, हर एक मॉड्यूल में वो करना क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 6 स्टेप्स में ब्रेक किया। स्टेप्स में ब्रेक करने के बाद जब मैंने कोड किया तो आपने देखा कि इट इज मच इजियर। तो आपको समझ में आ रहा है ओके अभी इनपुट फील्ड लगानी है, ओ अब ये लगाना है। सो ऐसे ही आपको सोचना है। एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका ही यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिख लो कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। और उस स्टेप्स को लिखने के बाद, करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे? आप नोटिस करो कि आप एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। एंड अगर आप स्टेप्स में डिवाइड करोगे तो इंटरव्यू को भी समझ में आएगा ओके ये स्टेप्स हैं। तो मे बी टाइम क्रंच की वजह से आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाए, बट यू आर क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। आप इंटरव्यू को प्लस पॉइंट, आप इंटरव्यू को समझा सकते हो कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, ये चीजें हैं। इंटरव्यू को समझ में आएगा कि आपके दिमाग में लॉजिक है। सेकेंड, आपके दिमाग को एक ईज मिलेगी कि आपने उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, अब मेरे को यही स्टेप्स चलाने हैं और एक एक करके उसको पूरा करना है, ठीक है। सो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में डिवाइड करके
काम करो, आप सॉल्यूशन तक पहुंचोगे, इंटरव्यूअर को समझने में आसानी होगी कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, एंड डेफिनेटली you will clear a machine coding interview question. So yes, that's it for this video. और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा थोड़ा सा लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करो, अगर कोई भी इश्यू है शेयर करो जिनको इंटरव्यू क्लियर करने हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी केस। अगर आपने मेरे से हेल्प मांगी, आई कैन अश्योर यू दैट आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, विच इज अगेन टेक डेव गुरु। ठीक है, तो इस टेक डेव गुरु का आपको सलाम। और यस, नाउ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। तो सी यू इन अदर वीडियो ऑफ React machine coding interview question.